सभी को नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। थोड़े दिन ब्रेक हो गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी फॉयल्स का 14 प्रिंसिपल पूरा एक्सप्लेन किया था। मैंने 2 पार्ट में बताया था, राइट। और आई होप आपने दोनों वीडियो देखी होगी। उसके बाद ही आप यहाँ पहुँचे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक और थियरी मैनेजमेंट के ऊपर ही, लेकिन वो दी गई है थियरी बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स, राइट। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर इन्हें शॉर्टकट में कहा जाता है। इन्होंने साइंटिफिक थियरी दी है मैनेजमेंट को लेकर। इनका कहना है कि एक मैनेजर को, एक एंटरप्रेन्योर को, यानी जो मालिक होता है बिजनेस का, जो बिजनेस चला रहा है, उसे साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, वैज्ञानिक अप्रोच रखनी चाहिए। यानी सोचते वक्त बहुत गहराई में जाना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ मान नहीं लेनी चाहिए कि दुनिया भी ऐसा कर रही तो मैं भी ऐसा करूँ, नहीं। इनका कहना है कि कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन आई, कोई डिसीजन लेना हो तो आप उसमें साइंटिफिक अप्रोच रखो, रीज़न ढूंढो और रीज़न के ऊपर काम करो, बस मान मत लो, ठीक ना। चलो समझते हैं क्या कहना चाहते थे। टेलर जो थे, FW टेलर थे, वो 1856 में बॉर्न थे, 1915 में उनकी डेथ हो गई, यानी लगभग वो 60 साल के आसपास वो रहे। वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की एज अ मैकेनिस्ट एक स्टील इंडस्ट्री में, और ग्रेजुअली थ्रू दिस हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। और बहुत मेहनत करके उन्होंने चीफ इंजीनियर का पद हासिल किया, यानी यहाँ तक वो पहुँचे थे। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड अपॉन साइंटिफिक डाटा। तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट भी किया। पता है ना, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम बार बार ट्राई करते हैं कि ये सही है या वो सही है, वो सही है, वो सही है, तो फिर हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं, राइट। लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट वो साइंटिफिक डाटा पे है, सिर्फ मान लिया गया ऐसा नहीं है, उनके पास प्रूफ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस, तो FW टेलर का आप जब भी नाम सुनोगे तो आप मान लेना कि इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी दी है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट थ्योरी दी है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, ठीक है। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचने के लिए लोगों से कहा, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर से कहा, ठीक है। समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दिस थ्योरी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? आपकी सोच, आपका एक्शन जो होना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, हर एंगल से सोच के फिर एक्शन में आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। टू डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। साइंटिफिक तरीके से सोचना है प्रॉब्लम के बारे में, उसके लिए डिसीजन लेना है और उसको सेम टाइम पे ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स रादर देन रूल ऑफ थंब एंड अ ट्रायल एंड अप्रोच मेथड। तो कह रहे भाई कि साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तकनीक का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए, बजाय कि रूल ऑफ थंब के। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है बहुत सारे नियम बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको ऐसे ही मत मान लो, और या फिर ट्रायल और एरर मेथड मत इस्तेमाल करो कि कोशिश करता हूँ ये काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, या ये काम आ जाएगा। होता ना, हमें नहीं पता होता है तो हम हर तरीका यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तरीका नहीं पता। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि एक नियम बना हुआ है और उसी को अप्लाई कर दिया, तो वो भी कहते हैं वो नहीं मानना है। वो कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। हो सकता है कि वैसी प्रॉब्लम किसी और कंपनी में ऑलरेडी हुई हो, फिर भी आपको सोचना है। ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी में जब प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने जो सॉल्यूशन अपनाया था वही सॉल्यूशन आप अपनाओ। आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, दिख रही है सेम, हो सकता है सेम दिख रही हो, लेकिन क्योंकि कंपनी अलग है तो प्रॉब्लम भी अलग हो सकती है। दिखने में सेम होगी तो उसका सोल्यूशन भी अलग होगा। तो वो कह रहे हैं खुद दिमाग लगाओ, कहीं और कुछ हुआ था वही सेम रूल अप्लाई नहीं करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब ये, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे
हेनरी फॉयल का जो 14 प्रिंसिपल है वो रूल ऑफ थंब की तरह है, वो यूनिवर्सल थियरी है, वो किसी भी बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। ये कह रहे हैं कि गहराई में चीज़ों के जाओ और गहराई से और सोचो, पहले अप्लाई करने के पहले आप रूल अप्लाई करो, पर लेकिन सोचो कि सच में वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, या उससे बेहतर उपाय है मेरे पास। ठीक ना, चलो आगे चलो। तो इन्होंने डेफिनेशन दिया है फ्रेडरिक टेलर ने, क्या कहते हैं ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, नोइंग व्हाट यू यानी मैनेजमेंट को कह रहे हैं, मैनेजर को, ओनर को, उसकी टीम को कह रहे हैं, नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली। जो टीम है, जैसे मैं मैनेजर हूँ और मेरी टीम है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे करवाना क्या है एग्जैक्टली पूरी टीम से, या ये कंपनी क्या चाहती है, एक ओनर क्या चाहता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये वही बात हो गई कि कहीं निकलना, मतलब कहीं चलने से पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, यही कह रहे हो कि आपको पता होना चाहिए जाना कहाँ है, तो निकलो। ऐसे निकलते निकलते रास्ते में डिसाइड मत करो, इसको बोलते हैं कैजुअल अप्रोच। लेकिन अगर पहले से डिसाइड कर लिया है कि हाँ यहाँ जाना है, तो हम वो रास्ता पकड़ेंगे। अगर पहले से डिसाइड कर लिया यहाँ जाना है, तो फिर यहाँ का रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन अगर डिसाइड नहीं किया है कि यहाँ जाना है और इधर निकल गए, फिर बाद में डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ जाना है, फिर बहुत घूम के जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है टाइम बचाना है, रिसोर्सेज बचाने हैं, पैसा बचाना है। तो बिजनेस के अंदर चीज़ें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक ना। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। और जो टीम है, पहले तो डिसाइड कर लिया कि भाई करना क्या है, या अपने लोगों से करवाना क्या है, कौन सा काम किस तरह से, और फिर देखते रहो साल भर कि वो काम उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बहुत एफिशिएंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीपेस्ट मैनर का मतलब होता है कि कम पैसों में, कम लेबर में, कम समय में अधिक आउटपुट, बेस्ट आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, यही मतलब। एकदम बेस्ट वे में काम होना चाहिए और चीपेस्ट मैनर में, यानी बहुत सस्ते तरीके से होना चाहिए। सस्ते में क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कम लगना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, लेबर वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी टाइम पास लेबर कर रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसे दे रहे हो और वो टाइम पास कर रहा है, राइट। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के साइंटिफिक अप्रोच रखना, एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ क्या क्या करनी है वैसे ही होनी चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ना लेबर का, ना टाइम का, ना मनी का। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, टोटल 6 है आई थिंक, राइट। हम नीचे आएंगे, 6 के आसपास है, 6 प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के। क्या कहना चाहते हैं, पहला लिखा है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, जो प्रिंसिपल है उसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो साइंस है, यानी कि लॉजिक है, एक क्या बोलते हैं उसको, सबूत पे बेस्ड है, एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, डेटा पे बेस्ड होता है। हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस मान लिया गया नियम नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सबमिटेड विद इन द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। तो वही क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी यानी काम की गति बढ़ानी है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है मिनिमम रिसोर्सेज से, तो क्या करना है, द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सबमिटेड विद द मेथड्स डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। कह रहे भाई अगर कोई नियम बना है तो उस नियम को फॉलो करो, लेकिन उस नियम को पहले मतलब एनालिसिस कर लो, उसको समझ लो कि वो भाई मेरे बिजनेस में कितना काम आएगा, मेरे जो सिचुएशन है, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कितना काम आने वाला है, ठीक ना। क्योंकि हो सकता है किसी और बिजनेस में वो रूल एकदम फिट बैठता हो, लेकिन मेरे बिजनेस में वो रूल 50% ही फिट बैठ रहा है, 50% नहीं बैठ रहा है। जैसे कि भाई प्रोडक्शन, किसी का प्रोडक्शन का बिजनेस है, लैपटॉप बनाने का बिजनेस है, तो उसके में थोड़ी चीज़ें अलग होगी। और एक का है सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर देते हैं, सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है, और ये मोजिला फायरफॉक्स हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो भी सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। तो दोनों अलग काम है, लैपटॉप बनाना अलग काम है और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या सॉफ्टवेयर का काम करना दोनों अलग काम है। तो ज़रूरी नहीं कि जो रूल ऑफ थंब यानी जो जैसे 14 प्रिंसिपल है, तो जो प्रोडक्शन वाले में अप्लाई हो रहा है वही उसमें भी अप्लाई हो, एग्जैक्टली अप्लाई तो होंगे,
लेकिन कितना ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, कितना कम अप्लाई हो रहे हैं, एग्जैक्ट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सोच ही करो, रोल अप्लाई करो बट सोचो, थोड़ा एनालिसिस करो, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, कितना समय जाएगा, सब डिसाइड करो, जो कि हेनरी फॉयल में क्लियरली नहीं लिखा है। उसमें डिवीजन ऑफ वर्क तो लिखा है कि काम को बांट दो, हमने पढ़ा था कि जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम, पर काम कितने देर में हो जाना चाहिए वो इसमें कह रहे हैं बताने के लिए कि भाई मैंने किसी इंसान को टाइपिंग का काम दिया तो ये तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जो कि हेनरी फॉयल ने भी कहा है 14th प्रिंसिपल में। पर इनका कहना है कि टाइपिंग का काम दे रहे हो तो ये भी डिसाइड करो कि कितने टाइम में दे, कितने टाइम में वो काम पूरा होना चाहिए, यानी और डीप जा रहे हैं और सोचने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस काम दे दिया और वो दिन भर करते रह रहे हैं, काम 500 का किया है और पगार दे दिया 1000 2000, ठीक ना, ऐसा। सो रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर एवरी स्मॉल वर्क। कह रहे भाई पर्सनल रूल ऑफ थंब जो होते हैं पर्सनल जजमेंट पे होते हैं, यानी मैनेजर खुद सोचता है कि कैसे क्या कैसे कितना करना है। कह रहे वो तो अप्लाई करो, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचो और बेहतर तरीके से सोचो। This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job, not by trial and error method. कह रहे भाई ये जो प्रिंसिपल है जो हम सब पढ़ रहे हैं, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ये क्या है कि हमें बेस्ट तरीका, बेस्ट वे, बेस्ट रास्ता ढूंढना है किसी भी प्रॉब्लम का उसके सोल्यूशन के लिए, उसको एनालिसिस करनी है साइंटिफिक तरीके से और फिर अप्लाई करनी है। ट्रायल और एरर मेथड नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये दिमाग में आ रहा है चलो ये करके देखते हैं, ये दिमाग में आ रहा है चलो ये करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपके मेथड फेल हुए तो आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा, और ये दो तो मेन है, समय और पैसा गया मतलब नुकसान हो गया आपको। तो ये नहीं करना है, बहुत सोच लेना है पहले। आपकी टीम होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, सबके साथ बैठ के बातें करो और सोचो क्लियरली और सही डिसीजन लो, ठीक है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम इन स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। देखो मैंने जो बात कही वह लिखी है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम का मतलब होता है कि काम जब दे रहे हो तो काम देते वक्त ये भी कहो कि भाई इतने टाइम में चाहिए। हालांकि मैनेजर को भी दिमाग होना चाहिए कि भाई कितने टाइम में वो काम हो सकता है। ऐसा ना हो कि 3 घंटे काम है और 1 घंटे मांग रहे हैं, फिर तो एम्प्लॉय प्रेशर में आ जाएगा, बोलेगा कैसा मैनेजर है। तो मैनेजर को भी पता होना चाहिए काम एग्जैक्टली कितना टाइम होने वाला है, और इतना ढीला भी ना छोड़े कि भाई बोले ही ना कि हाँ करके दो फिर वो शाम तक करते रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बातें क्लियर रहनी चाहिए। भाई ये काम आपका है, आप सॉफ्टवेयर वाले हो, आप सॉफ्टवेयर सही करते हो, 3 घंटे में शायद काम हो जाना चाहिए, 3 घंटे में ज़रूरत है तो करके दे, राइट। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इन टू एक्सपेक्टेड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है कि इतना इनपुट था तो इतना आउटपुट आना चाहिए। यानी मैंने टाइपिंग का काम दिया उसे, उस एम्प्लॉय को, तो मैंने उसको कहा 3 घंटे में होना चाहिए और वो 3 घंटे में लाता है, यानी मेरे उम्मीद के हिसाब से बराबर काम किया। सिर्फ काम दे देता और मैं कुछ नहीं कहता उसे, तो शाम तक करते रहता, तो क्या होता, 3 घंटे बाद जो मैं उसे और दूसरा काम देने वाला था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही काम को शाम तक कर रहा है। जब मैंने कहा कि 3 घंटे में करना, उसने 3 घंटे में दे दिया, तो 3 घंटे बाद मैं उसको दूसरा काम दे सकता हूँ, यानी वो एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक ना। तो इस तरह से काम को डिवाइड करना। हम अपने घर में भी, अपने आसपास, दोस्तों में, हर जगह ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम बहुत कैजुअल लेते हैं रिलेशंस में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, क्लियर हो कि हाँ भाई इतना 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 है, ये इतना है, ये इतना है, मैं ये करूँगा तू ये करेगा, और इस तरह से हमारा काम होगा। According to Taylor, even a small production activity like loading iron steels into box cars can be scientifically planned. देखो टेलर कितना डीप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। यानी अगर ये मान लो कि ये ये पेन पड़ा है दूसरे कमरे में और मैं किसी को कह रहा हूँ कि दूसरे कमरे से लेकर आओ, तो मुझे उसे बताना है कि भाई 30 सेकंड में आना चाहिए, 15 सेकंड में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने बोला कि वो कमरे से लेकर और फिर अपना कुछ बीच में कुछ करते करते जा रहा है, फिर टाइम पास करते करते वो पेन फिर टाइम पास करते करते आ रहा है। यानी जो 30 सेकंड में पेन आनी चाहिए थी वो
5 मिनट में 10 मिनट में आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? पहले छोटे से छोटे काम के लिए भी क्लियर कट रूल होने चाहिए, क्लियर कट काम करने का तरीका होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे होता है ना 10 बजे 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है, तो क्लियर कट होना चाहिए 10 बजे। अगर मान लो कोई टाइमिंग ही ना हो आने का, तो आप भी सोच सकते हो कि कोई किसी भी टाइम पे आएगा। तो जो टाइम डिसाइड किया जाता है ना, वो इसमें आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि भाई एक टाइम डिसाइड है कि इतने बजे आना है, 8 घंटे काम करने हैं ब्रेक को छोड़ के। ठीक है, तो ये तरीका है, यानी साइंस के हिसाब से चलना है, लॉजिक से चलना है, मान नहीं लेना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पे आप मतभेद पकड़ सकते हो। हार्मोनी का मतलब होता है शांति, व्यवस्था, मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आप कह सकते हो। तो क्या है भाई, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है साइंटिफिक तरीके का? हार्मोनी चाहिए, शांति तरीके से शासन चलना चाहिए, व्यवस्था चलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए, ना कि अनबन या फिर डिस्प्यूट के साथ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। यस, बहुत ज़रूरी है भाई, इन्हीं दोनों को मिलकर काम करना है। मैनेजमेंट मतलब मालिक हो गया, एम्प्लॉय मतलब एक तरह से नौकर हो गया। तो दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, या दोनों के बीच में हार्मोनी नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, या अच्छा व्यवहार नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, तो फिर काम कैसे होगा? दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। यस, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अनबन, झगड़े। तो जब हार्मोनी यानी सब शांति से चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, तो झगड़े होने के चांस कम होते हैं। झगड़ा होने का नुकसान क्या है, पहले तो नुकसान समझते हैं। झगड़ा या अनबन होने का नुकसान क्या है? मान लो कि मेरा कोई मैनेजर है और मेरे को हमेशा रूडली बात करता है, यानी हमारे बीच हार्मोनी नहीं है, हमारे बीच क्या है, डिस्कॉर्ड है, अनबन। तो अनबन से क्या होगा? मैं उसकी बातें मानना कम कर दूंगा, उसकी बातें टाल दूंगा, उससे झूठ बोलना स्टार्ट कर दूंगा, काम चोरी करना चालू करूंगा। मेरे मन में आएगा ना कि यार इतना काम करता फिर भी इतना सुनाता है या वगैरह वगैरह, तो मैं काम ही करना कम कर दूंगा। ऐसा होता है, एम्प्लॉयज़ के मन में आएगा। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच, दोनों की बिहेवियर से नुकसान किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। किसका नुकसान होगा? कंपनी का। तो कंपनी के फायदे के लिए दोनों का ही कोऑर्डिनेशन, दोनों का ही बीच में संबंध, रिलेशनशिप्स, व्यवहार जो होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि झगड़े कम हो और काम ज़्यादा हो। ठीक है। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. Yes, अभी मैंने कहा भाई जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉई है, दोनों के बीच एकदम सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है जैसे देखो, प्रॉब्लम कितनी चीज़ों में होती है। सबसे पहले तो सैलरी होता है। एक एम्प्लॉय के लेवल पे बात करो तो सबसे पहली बात सैलरी होती है। भाई सैलरी टाइम पे चाहिए, क्योंकि अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है तो वो एम्प्लॉय बाहर भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो खुद ही डिस्टर्ब रहेगा। तो सैलरी एकदम टाइम पे चाहिए। अगर वो अच्छा काम करे तो उसे इंसेंटिव मिलना चाहिए। कंपनी जो वादे करती है वो कंपनी पूरा करे टाइम पे। ठीक है, जनरली इतनी सब चीज़ें चाहिए। और बॉस जो होगा उसको समझने वाला चाहिए। समझने इन द सेंस कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो हेल्प करे। ठीक है, अब कंपनी की तरफ से क्या उम्मीदें होती है एम्प्लॉय को लेके कि भाई एम्प्लॉय कामचोर नहीं होना चाहिए, जो काम दिया जाए उसे करना चाहिए, बॉस की बात माननी आनी चाहिए। ठीक है, और टाइम पे आए, टाइम पे जाए और टारगेट पूरा करें। तो दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। दोनों अगर आप अपने अपने काम को एकदम अच्छे से करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। और जो कंपनी का डिज़ायर्ड गोल है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पहले हम गोल डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। यानी कहाँ जाना है पहले डिसाइड करेंगे, फिर जाएंगे। तो जो जहाँ डिसाइड किया पहुँचना है वहाँ हम पहुँच पाएंगे अगर हम सही चले तो। ठीक है, दैट इज सक्सेस। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी क्या चाहती है? सक्सेस। तो सक्सेस कब अचीव होगा? जब दोनों के बीच, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच क्या होगा? हार्मोनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी का मतलब प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि होता है, यानी कि एम्प्लॉय की ग्रोथ के बारे में भी सोचना होता है। कोई एम्प्लॉय 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल काम कर रहा है तो उसके प्रमोशन के बारे में, सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में भी होना चाहिए। भाई सैलरी बढ़नी चाहिए और उसके प्रमोशन, खुद के प्रमोशन के बारे में भी होना चाहिए। तो एम्प्लॉय को मज़ा आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन प्रमोशन नहीं दे रहे हो तो भी एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा या फिर उसका मन दुखी हो जाएगा कि यार कैसी कंपनी है, फिर से काम में डिस्टर्बेंस आएगी। तो हार्मोनी का मतलब ये है कि सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होने के लिए जो जो जरूरी है वो सब करो। ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन, थर्ड है मेंटल रिवोल्यूशन।
क्या है मेंटल रेगुलेशन? टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेगुलेशन. दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर. चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के आपसी जो समझ है, एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया है, वो चेंज होना चाहिए या सही होना चाहिए. कैसे? जनरली हम जब भी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, बाहर दुनिया में, दुनियादारी में जब जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार कंपनियां हमेशा चूसती हैं. एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी हमेशा क्या करती हैं, चूसती हैं, पगार नहीं देती टाइम पे. ये माइंडसेट है मार्केट के अंदर. और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि यार एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, टारगेट पूरा नहीं करते हैं. तो ये जो माइंडसेट है दोनों को एक दूसरे को लेके क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. क्योंकि काम करने के लिए भरोसा बहुत ज़रूरी है. राइट? क्या लिखा है? बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. यस, ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय को जानवर की तरह बिहेव कर रही है कि भाई तुम नौकर हो, नौकरी रहो. ऐसा नहीं होना चाहिए. नौकरी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की सेल्फ डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है. वो प्यून ही रहे, प्यून से ही अच्छे से बात करना है. हो सके तो आप लगा के ही बात करना है. हम जनरली देखते हैं कि जो छोटे पद पे होते हैं उनको इतनी खास इज्जत नहीं जाती. इवन आप देखो रास्ते में कभी चाय वगैरह पीने जाओ, तो वहाँ पे हम आप करके किसी को नहीं कहते हैं, वो जनरली तू करके बात करते हैं. ये चाय दे रहे हैं, चाय के ठेले पे गए या चाय के दुकान पे गए, तो जनरली यही कहते हैं, ये राजू चाय दे, ये मुन्ना चाय दे. हाँ, व्यवहार कहीं कहीं होता है, लोग आपस में दोस्ती वोस्ती में भी चल जाती है, वो बात अलग है. लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे भी बात करते हैं एरोगेंटली, जानबूझ के, या अपने को बहुत बड़ा समझते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर क्या, इसमें अनबन होती है. और जनरली एम्प्लॉय क्या है, बोलते तो नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर दुखी होते हैं, क्योंकि उनको नौकरी प्यारी होती है, तो वो कहते नहीं कि हमको बुरा लग रहा है. लेकिन आपको मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को समझना ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, एटीट्यूड चेंज करें. इथिक्स ये कहता है, ह्यूमैनिटी ये कहती है कि सब इक्वल है, चाहे भले ही कोई छोटे पद पे या कोई बड़े पद पे. तो जो व्यवहार है वो सबके लिए समान होना चाहिए. और जो हैबिट होती है या जो बिहेवियर होता है, खासकर बिहेवियर जो होता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है. वो तो ह्यूमन बीइंग नेचर होना चाहिए कि हाँ, आप सबसे हंस के बात करो, प्यार से बात करो. ठीक ना? चल, सो दे शुड गिव फुल कॉर्पोरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. यस, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ हेल्प मांग रहा है, लाइक डिस्काउंट. बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी टारगेट दे दी थी 2 लाख, यानी पिछले महीने 1 लाख था, इस महीने कह रही 2 लाख करो. तो भाई 2 लाख बेचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी फ़ायदा मिलना चाहिए ना. फ़ायदा इन द सेंस कि कुछ एक्स्ट्रा मेथड, तरीका मिलना चाहिए सेल करने के लिए. जैसे मैंने भी कुछ साल काम किया है, तो मैंने देखा है कि जब हमारा टारगेट बढ़ता था तो कंपनी कहती थी कि कंपनी डिस्काउंट भी लाई है. यानी 1 लाख जब टारगेट था तब डिस्काउंट नहीं था, लेकिन जब 2 लाख देती है तो डिस्काउंट भी देती है, 10%, 20%, 30%. क्यों डिस्काउंट दिया जाता है? ताकि हमारा टारगेट अचीव हो, कंपनी का सेल ज़्यादा हो, और डिस्काउंट मिलेगा तो ही सामने वाली पार्टी, जो दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे. तो ये एक कॉमन कॉर्पोरेशन है, इसी को कहा जाता है. ऐसा ना हो कि मेरे को टारगेट ज़्यादा दे दिया लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं दे रहे हैं, ना डिस्काउंट दे रहे हैं कि दूँ आगे, ना सैंपल दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, बस बोल रहे जाके बेचो जबरदस्ती. तो ऐसा नहीं होना है. ठीक है? जब सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे गोल को अचीव करने में, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल होगा, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. ठीक है? नेक्स्ट, आई होप समझ गए. थर्ड पॉइंट भी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. नॉट इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म मतलब एक इंडिविजुअल फोकस नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन में फोकस होना चाहिए. ये आई थिंक 14th प्रिंसिपल पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे नहीं जाना है, ग्रुप इंटरेस्ट पे जाना है. राइट? यहाँ पे थोड़ा डीप में दिया. क्या दिया? दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स. वर्कफोर्स का मतलब क्या, जो पूरी टीम काम कर रही है, मैनेजमेंट से लेके नीचे एम्प्लॉय तक, दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट. यस, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम होना चाहिए. आपने देखा होगा जनरली फ्रेंडशिप में भी होता है कि कैसा है, ह्यूमन बीइंग नेचर है, इसमें ज़्यादा ये भी बात नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग नेचर क्या है कि हमसे कोई आगे जाता है ना तो हमको जलन होती है, फिर मैं अपना देखने लगता हूँ.
कि मैं भी आगे जाऊँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। सेम कंपनी में भी यही होता है कि एम्प्लॉयज़ आपस में क्या होते हैं, कॉम्पिटिट करने लगते हैं। कॉम्पिटिशन होना चाहिए पर हेल्थी होना चाहिए। जनरली कॉम्पिटिशन कैसा हो जाता है, एक दूसरे से टशन वाला हो जाता है। टशन मतलब अनबन वाला हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट वाला हो जाता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ फिर भी उसको पगार ज़्यादा मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बहुत सारी कभी कभी ना बोलते हैं ना, जेलेसी की वजह से बहुत सारे झगड़े उभरते हैं, जबकि होता कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ जल रहे हैं, इस वजह से नई नई बातें निकलती हैं। जबकि वही प्यार से रहेंगे तो सेम सिचुएशन में कोई बात नहीं निकलेगी। आई होप समझ। तो हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई टीम को एक दूसरे में ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे को फौजी होते हैं, फौजियों में कोई ये नहीं होता कि मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा, मैं तुझे नहीं देखूँगा या मैं साथ में नहीं रहूँगा, मैं अकेले करूँगा, ऐसा नहीं होता। वो टीम के साथ रहते हैं, ग्रुप के साथ रहते हैं, बटालियन होती है पूरी। उनका एक ही टारगेट होता है, एक ही नारा होता है, और वो अपना काम करते हैं मिलकर। उसमें कोई नहीं देखता कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। हाँ, ये भले ही कॉम्पिटिशन होता है कि कौन ज़्यादा सेल करेगा। फौजियों में कॉम्पिटिशन होता है कौन ज़्यादा मार देगा, ये ज़रूर होता है। मतलब जब आतंकवादी मिलते तो मस्ती मजाक में, मस्ती उस्ती के लिए, और अब जो भी कह लो, तो वैसे कंपनी में भी होना चाहिए कि कौन सेल ज़्यादा करेगा, तो हेल्थी होना चाहिए। जैसे घर में होता है ना, भाई बहनों कभी करते हैं कि कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, तो वो मस्ती मजाक वाला इवेंट होता है, और उसी तरह से काम भी होना चाहिए। उसमें हम एक दूसरे से नाराज़ नहीं होते कि कोई आगे निकल गया तो अरे क्यों आगे निकल गया। घर में हम नाराज़ होते क्या किसी से? बिल्कुल नहीं होते। हम बहुत मिल के चलते हैं, चाहे कोई भी भले ही कुछ भी हो, हंसते खेलते आगे बढ़ते। वैसे ही कंपनी में भी होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यस, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, इसको इंक्लूसिव कहा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई होता है कि जनता से भी पूछा जाए कि क्या चाहती है। वैसे ही जब एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के भी कुछ सजेशंस को कंपनी को मानना चाहिए या मैनेजमेंट को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय अपना एक बेस्ट आइडिया दे रहा है तो मैनेजर बोले तू क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर को भी उसे सुनना चाहिए। हो सकता है उसके पास अच्छा आइडिया हो, क्योंकि किसी के दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी अच्छा आइडिया दे सकता है। हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन बेचारा एम्प्लॉय है और तुम मैनेजर बन गए हो। कुछ तो भाई नसीब और बाकी सिचुएशन भी होते हैं जिसकी वजह से आप आगे चले जाते हो और वो पीछे रह गया, कुछ हो सकता है। तो दिमाग तो कोई भी अपना दे सकता है कि हाँ सर ये सही लग रहा है मुझे, तो ये होना चाहिए। और वैसे भी अकेले दिमाग से अच्छा होता है कि कई सारे दिमाग, जब कई सारे दिमाग मिलकर डिस्कशन करते हैं ना तो अच्छा डिसीजन निकलता है। जबकि अकेले सोचोगे ना तो इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। यस, देखो एम्प्लॉयज कैसा ट्रीटेड होना चाहिए, कैसा उसके साथ बिहेव होना चाहिए कि भाई वो कंपनी का ही हिस्सा है। हम लोग बोलते हैं ना, कभी मेहमान आते हैं या दोस्त आते हैं, अरे यार भाई तेरा ही घर है, तो उसको तभी अपनापन लगता है। या पड़ोसी आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, अरे आइए आइए आपका ही घर है, अपना ही समझिए। तो ये अच्छा फील कराने के लिए होता है। अच्छा घर थोड़ी बेच दे रहे हैं, लेकिन एक माहौल बना। अभी वही मेहमान आए बोले क्या करने आए हो, मेरे घर में कैसे घुस गए, या डिसरिस्पेक्ट कुछ कर दो, फिर वो नहीं आएगा दोबारा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को नहीं लगना चाहिए कि भाई वो कंपनी का हिस्सा नहीं है। उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, टाइप पे पगार मिलनी चाहिए, उससे काम के लिए उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। भाई वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको वाहवाही भी मिलनी चाहिए। महीने में एक बार सक्सेस मीटिंग होनी चाहिए अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है तो। और जो जिस एम्प्लॉय ने ज़्यादा काम किया, जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने काम किया, सबको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। आगे, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखो दोनों साइड से बातें लिखी हैं। अभी तो जो बात लिखी थी वो ऑर्गेनाइजेशन की साइड से लिखी थी। अब क्या लिखा है कि भाई एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो स्ट्राइक पे ना जाए, अननेसेसरी किसी तरह का डिमांड ना करे। होता है ना बहुत बार, टीम पिक्चरों में हमने देखा है, और होता है, पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है। तो वहाँ पे ये होता है कि भाई किसी और ने पैसा खिलाया टीम लीडर को, होता है ना, वो जो लेबर होते हैं उनका एक लीडर होता है, लेबर लीडर, तो जानबूझ के डिमांड करवा देता है, जानबूझ के स्ट्राइक करवा देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी, कंपनी कुछ गलत कर रही है तो भले ही करो आप, लेकिन अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाना है, कंपनी को परेशान नहीं करना है। ये एम्प्लॉयज़ की तरफ से होना चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, उन्हें क्या ट्रीट करना है अपने आप को कि भाई हम
कंपनी के दो पिलर्स थे, जैसे हमारे दोनों पैरों के बिना हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो वैसे ही कंपनी में मैनेजमेंट और उनके एम्प्लॉयज़ दो पिलर्स होते हैं कंपनी को चलाने के लिए। कितनी भी बड़ी कंपनी हो यार, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब कंपनियां हैं, रिलायंस कंपनी हो गई, तो चला कौन रहा है? एम्प्लॉयज़ तो चला रहे हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। और मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ कौन है? हम लोग ही हैं, राइट। तो फोर्थ पॉइंट था कि भाई कोऑपरेशन के साथ चलना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी मैं नहीं करना है, हम करके चलना है, राइट। चलो नेक्स्ट, सॉरी क्या हो गया, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये तो हमने तो पहले भी पढ़ा था 14th प्रिंसिपल में, डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड विथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। देखो क्या लिखा है इसमें, और थोड़ा अच्छे से लिखा है, वहाँ पे बस डिवीजन ऑफ वर्क लिखा था, यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए विद द डिवीजन ऑफ वर्क। यानी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम किसी को काम देते हैं तो काम के साथ जिम्मेदारी भी देनी है कि भैया 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये काम होना चाहिए, इसका रिपोर्ट मुझे दोगे। क्लियर होना चाहिए मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। फिल्में वगैरह तो देखते ही होंगे आप, तो उसमें आप देखो कि जब कोई मूवी में कोई क्राइम हो जाता है, जब पुलिस आती है, सीआईडी या कोई भी आता है, तो एक टीम आती है, एक सीनियर, एक इंस्पेक्टर, एसआई, डीएसपी, एसपी, जो भी अपॉइंट करता है, और उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि केस की छानबीन आप करोगे, केस को आप देखोगे, रिपोर्ट मुझे करोगे, कितने दिन में केस कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऊपर से फोन आते तो फिर वो फोन करता है भाई कहाँ तक केस पहुंचा। तो क्या किया उसने, डिवीजन ऑफ वर्क तो किया, भाई ये काम कौन कर सकता है, वो इंसान तो चुना, काम के साथ क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ये काम पूरा भी होना चाहिए इतने टाइम में और इतने अच्छे से। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप and middle level management authorities whereas employees are concentrating as on issuing। कंपनी की बात करें तो मेजर प्लानिंग कंपनी में कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, यानी ऊपर मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें सीए, मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, डायरेक्टर्स, सीईओ सब बैठते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, सारे डेटा को लेके डिसाइड कैसे होती है, सारे डेटा को लेके, सेल्स डेटा, लोन डेटा, सेल्स डेटा, सारे डेटा को लेकर, एक्सपेंसेस डेटा, सब कुछ लेके बैठा जाता है। और मार्केट कंडीशन कैसी है, फिर आगे क्या होने वाला है, जिस देश में काम करें उस देश में इकोनॉमी कैसी है, राइट, इन सब के लेके डिसीजन लिए जाते हैं। और उस डिसीजन को फिर एम्प्लॉयज़ को क्या करना रहता है, एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर ने कुछ डिसीजन लिया तो जो नीचे सरकारी अधिकारी है उनका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। वो नियम नहीं बनाते, नियम कौन बनाता है, पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे बनते हैं, सीएम वगैरह ये सब अपने नियम बनाते हैं, राइट, सेक्रेटरी वगैरह ये सब सुझाव देते हैं। और एग्जीक्यूट कौन करता है, आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, राइट, नीचे लेवल के जो भी लोग हैं ऑफिसर्स, वो सारे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब होता है उस नियम को लागू करना है। अब कंपनी की बात करो भाई, कंपनी में वो टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि अब 100 करोड़ का नहीं बिजनेस करना है, अब 200 करोड़ का बिजनेस करना है, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयज, ठीक है। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपीरियर। यस, मैंने भी काम किया, मैंने जैसे बताया, तो हमें रोज शाम को ना रिपोर्ट करना होता था कि भाई सर आज ये दुकान पे बेचा है, इतना इतना सामान बेची है, इतने का सेल हुआ है, और उसको रिपोर्ट करना होता है। तो रोज की रोज रिपोर्टिंग होगी तो उससे क्या होगा, पर डे का सेल पता चलेगा कंपनी को, तो कंपनी कंपेयर कर पाएगी कि पिछले महीने या पिछले दिन कितना सेल हुआ था, इस महीने कितना सेल हुआ। इवन बहुत सारी कंपनियां तो पिछले साल से भी कंपेयर करती हैं कि पिछले साल ठंडी में कितना सेल हुआ था, इस साल ठंडी में कितना सेल हुआ है, उसके हिसाब से भी वो अपना प्रोग्रेस चेक करती है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मिले वो काम करना है एम्प्लॉय को। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इंकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय। यस, ये बहुत जरूरी है। मैनेजर इसलिए मैनेजर है क्योंकि उसको एम्प्लॉय से ज़्यादा पता है, और एम्प्लॉय इसलिए एम्प्लॉय क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस उसने अभी तक लिया नहीं है। तो मैनेजर का काम है कि उसको गाइड करे, कहीं अगर वो नहीं कर पा रहा है, कहीं दुकान पे नहीं बेच पा रहा है, कोई सामान एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी उसको दिक्कत आ रही है, तो वो उसको सॉल्व करे। और एम्प्लॉय का भी काम है कि वो अपने डाउट्स को पूछे मैनेजर को कि सर कैसे करना है, ऐसे करें कि वैसे करें, इस दुकान पे जाएं कि नहीं जाएं, सर ये दुकान वाला थोड़ा ऐसा है। मेरे साथ खुद हुआ है कि बहुत बार ऐसा किसी शॉप पे जाओ तो पूरा इग्नोर करते थे, वो देखते भी नहीं थे, जाके अगर बोला हाँ इस कंपनी से है, ABCD कंपनी से है, नहीं कुछ नहीं जाओ।
वहाँ पे भी कैसे ऑर्डर निकालना है ये मैनेजर सिखाते हैं, ठीक है। इट हेल्प द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो जब काम को प्रॉपर बटा होगा, यानी कि मैनेजर क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय क्या काम करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, किसे रिपोर्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन किससे लेंगे, इंस्ट्रक्शन का रिप्लाई किसे देंगे, सब कुछ क्लियर होगा। इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, किसकी, मैनेजर की भी इंप्रूव होगी और एम्प्लॉय की भी इंप्रूव होगी, ठीक है। चलो सॉरी, नाउ लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया, समृद्धि मतलब ग्रोथ बोल सकते हो आप। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यस, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, जो परफॉर्मेंस है उसका, जो काम का स्तर है जो बढ़ता है, एफिशिएंसी जो है वो कैपेबिलिटीज और स्किल्स यानी कौशल क्या है और क्षमता कितनी है किसकी, एम्प्लॉय की, कहाँ तक अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, अपने स्किल को इतना डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डम, बेकार, काम नहीं आता, घूस दे के पास हुआ, ऐसे कोई एम्प्लॉयज होते हैं तो फिर परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं होती, जैसे हम जनरली सरकारी दफ्तरों में देखते हैं। इल्जाम नहीं, ये है, सच में है, क्योंकि बहुत आपको ही पता है बहुत सारी चीज़ें कैसे कैसे होती है, कैसे लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग वैसे पहुँचते हैं वो काम सच में नहीं करते, जो मेहनत करके पहुँचते हैं वो जरूर काम करते हैं। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उसको जाने दो। तो फिलहाल कंपनी की बात करें तो कंपनी कब आगे बढ़ती है, जब स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज यानी क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। Thus, providing training and development program to the employee wherever required is very essential। और जब उसकी स्किल अच्छी है, उसकी क्षमता अच्छी है, फिर हम उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग देकर उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम देकर होते हैं कंपनी में बहुत सारे, हर 6 महीने में 1 साल में एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर 6 महीने 1 साल में मार्केट में कुछ नया होता है, नई मशीनें आती हैं, दुनिया में कुछ चेंजेस आते हैं, तो कंपनी वाले बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अभी आगे करना है। कंपनी की प्लानिंग ये है, क्योंकि हर कंपनी हर साल टारगेट डिसाइड करती है, हर साल वो अपना प्लानिंग करती है, तो हर साल ट्रेनिंग भी हो, और जो कंपनी नहीं करती उसे करना चाहिए। सो इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बार बार ट्रेनिंग देंगे, अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, हमेशा मोटिवेटेड होंगे, वो हमेशा उनके डाउट क्लियर होंगे कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, किस दुकान पे जाना है, तो क्या कहना है। मैंने कहा ना कि जब हम सेल करने जाते हैं तो सेल करने के लिए जो दुकान, जो शॉप चुनते हैं, क्योंकि शॉप पे जाके सेल किया जाता है, तो शॉप जो होती है ना, वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई ये भाषा बोल रहा है, कोई वो भाषा बोल रहा है, किसी कल्चर अलग है, कोई तू करके बोलेगा, कोई आप करके बोलेगा, कोई तुम करके बोलेगा, कोई तो बोलता भी नहीं है तो उन सबके साथ कैसे डील करनी है ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे सेल्समैन उन लोग जो है उनको यही सिखाया जाता है। मैं खासकर सेल्स की बात करूँगा, इवन अंदर जब ऑफिस में काम किया जाता है उन सब की भी ट्रेनिंग होती है, मशीन को चलाने की भी ट्रेनिंग होती है, हर तरह की ट्रेनिंग होती है। मैं सब ट्रेनिंग लेनी है इसमें। तो ट्रेनिंग से क्या होगा, स्किल बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की गति बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। देखो क्या लिखा है, इक्वेलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इक्वेलिटी यानी किसी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं करना है कि इसको ट्रेनिंग देंगे इसको नहीं देंगे, सबको समान एक जैसा समझना है, सबको एक जैसी ट्रेनिंग देनी है, सबको एक जैसा डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना है, यानी अपॉर्चुनिटी सबको देनी है। अब उसमें जो अच्छा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, जो नहीं करेगा पीछे रहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन मौका तो सबको देना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार कल को कोई आके उठ के बोले कि सर आपने हमें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने क्या, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी यही होना चाहिए, यानी हर दुनिया में हर जगह इक्वेलिटी होनी चाहिए। और इक्वेलिटी में मेल फीमेल मतलब जेंडर वाइज भी आ जाता है, अमीर गरीब भी आ जाता है, हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बहुत जगह पाया गया है कि वर्क फोर्स यानी जहाँ पे काम करते हैं वर्क प्लेस पे, गर्ल्स को जो सैलरी होती है कम दी जाती है, क्योंकि गर्ल्स हैं। अभी भी बहुत जगह पे है ऐसा, काफ़ी जगह पे, हालांकि सुधर रहे हैं लेकिन फिर भी हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए। गर्ल्स 8 घंटा काम कर रही है, बॉयज़ 8 घंटा काम कर रहे हैं, इनको 20 के दे रहे हैं और इनको कुछ 15 के दे रहे हैं, तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ गए। तो ये 6 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे
और आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पता है मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, बट आई होप कि आपको मज़ा ज़रूर आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और ये पढ़ के आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा एफ डब्ल्यू टेलर कह रहे हैं। चलो बाय।